चौथा कंधा क्या कोलेगरल के दाग को हटा पाए पारो। पारो सोनू को रोज वाली जगह पर नहीं मिली। वो तो साहब के साथ होटल के कमरे में मीटिंग में थी। रात के 12 बजे तक साहब ने पारो के साथ इस उम्र में खूब मौज मस्ती की। अन्य पिछड़ा वर्ग का दीना कोलकाता के एक उपनगर संतरागाछी में रहता था। वहीं एक गली में उसकी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी के आगे उसकी छोटी सी दुकान थी, जहां उसने एक सिलाई मशीन लगा रखी थी। दुकान में वह रैक्सीन के साथ साथ कपड़ों के बैग भी तैयार करता था। साथ में कुछ चप्पलें भी बनाता था। दीना की पत्नी मीरा मोहल्ले में मजदूरी का काम करती थी या फिर गल्ले की दुकानों में चावल, गेहूं, मसाले की सफाई करती थी। बदले में नकद मजदूरी या अनाज मिल जाता था। दीना के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा गोलू, उसके बाद पिंकू, टिंकू और सबसे छोटा सोनू। चारों बेटे स्कूल जाते थे। बीच बीच में दोनों बड़े बेटे शहर जाकर सामान बेचा करते थे। परिवार की गुजरबसा हो जाती थी। एक दिन दीना ने अपनी पत्नी मीरा से कहा, हम दोनों कितने भाग्यवान हैं। हमारी मौत पर कंधा देने वाले चारों बेटे हैं। बाहरी कंधे की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते देखते गोलू और पिंकू दोनों बीए पास कर गए। इत्तेफाक से राज्य के नए मुख्यमंत्री भी अन्य पिछड़ा वर्ग से थे। उन्होंने फरमान जारी किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे के खाली पदों पर फौरन बहाली कर एक्शन टेकन रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाए। दीना के दोनों बेटों को राज्य सरकार में आरक्षण के बल पर क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। एक की पोस्टिंग बर्दवान थी और दूसरे की आसनसोल में हो गई। कुछ साल तक वे दोनों परिवार की माली मदद करते रहे और बीच बीच में अपने घर भी आया करते थे। टिंकू और सोनू भी अपनी पढ़ाई में लग गए थे। मीरा ने अब बाहर का काम करना बंद कर दिया था। इधर दोनों बड़े बेटों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। वे अपनी अपनी गृहस्थी में बिजी रहने लगे। घर में पैसे भेजना बंद कर दिया था। टिंकू बीए फाइनल में था और सोनू मैट्रिक पास था। दीना को खांसी और दमे की पुरानी बीमारी थी। अब उससे काम नहीं होता था। एक दिन सोनू ने पिता से कहा, टिंकू भैया तो कुछ दिनों में बीए पास कर लेगा। उसे कुछ न कुछ काम जरूर मिल जाएगा। तब तक भैया को पढ़ने दे, आपका काम मैं संभाल लूंगा। भैया को नौकरी मिलते ही मैं अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दूंगा। दुकान का काम अब मीरा देखती थी। सोनू रोज कुछ बैग और चप्पलें लेकर बेचने निकल जाता था। रोज की तरह सोनू उस दिन भी दोनों कंधों पर एक एक थैला लिए था। एक थैले में कुछ जोड़ी चप्पलें थी, कुछ जेट्स और कुछ लेडीज। दूसरे कंधे पर भी थैला होता था, जिसमें टैक्सीन और कपड़े के बैग थे। अक्सर प्लेनेटोरियम इलाके से थोड़ा आगे सड़क के किनारे एक सुंदर लड़की उसे दिखती थी। जब भी उसे देखता वह पूछता, दीदी कुछ लोगी? वो मना करते हुए बोलती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपना समय बर्बाद न करो। एक छुट्टी के दिन सोनू फिर उस लड़की के सामने रुककर बोला, दीदी कुछ चाहिए आज? आपकी चप्पलें काफी घिसी हुई लगती हैं। लड़की ने अपनी साड़ी खींचकर नीचे कर चप्पलों को ढाक लिया। फिर वह बोली, कुछ नहीं चाहिए, पर तुम रोज रोज मुझसे ही क्यों पूछते हो? यहाँ तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर हर खंभे पर लड़कियाँ खड़ी हैं, तुम उनसे क्यों नहीं पूछते? दीदी आप मुझे अच्छी लगती हो, बस रुककर 2 पल आपसे बात कर लेता हूँ, बिक्री हो ना हो। अच्छा अपना नाम बताओ। मैं सोनू। और आप? मैं पारो। और आपका देवदास कौन है? सारा शहर मेरा देवदास है। चल भाग यहाँ से। बित्ते भर का छोकरा और गज भर की जबान, पारो बोली। सोनू हंसते हुए आगे बढ़ गया और पारो भी हंसने लगी थी। अगले दिन फिर सोनू की मुलाकात पारो से हुई। उसने पूछा, दीदी आप रोज यहाँ खड़ी खड़ी क्या करती हो? मैं भी कुछ बेचती हूँ। क्या तुम नहीं समझोगे? बोलकर पारो ने आगे वाले खंभे के पास खड़ी लड़की की तरफ दिखाकर कहा, देख जो वह करती है मैं भी वही करती हूँ। सोनू ने देखा कि उस लड़की के पास एक लड़का आया और उसके साथ 2 मिनट बात की। फिर वे दोनों एक टैक्सी में बैठकर निकल गए। अगले दिन सोनू फिर उसी जगह पारो से मिला। दोनों ने आपस में एक दूसरे के परिवार की बातें की। सोनू ने कहा, मैं काम करके घर का खर्च और बड़े भाई की पढ़ाई का खर्च जुटाने की कोशिश करता हूँ। पारो बोली, तू तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है।
मैं भी अपने छोटे भाई को पढ़ा रही थी। वो बीए पास कर चुका है, कुछ जगह नौकरी की अर्जी दी है। उसे काम मिलने के बाद मैं यहाँ नहीं मिलूंगी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा था। सोनू की अक्सर पारो से मुलाकात होती रहती थी। टिंकू बीए पास कर चुका था, नौकरी के लिए उसने भी अर्जी दे रखी थी, पर साहब को रिश्वत चाहिए थी, इसलिए ऑफर लेटर रुका हुआ था। पिछले 2-3 दिनों से सोनू सामान बेचने नहीं निकल सका था। उसके पिता की तबीयत ज्यादा खराब थी, उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं था। टिंकू पिता के पास अस्पताल में था। आज सोनू बाजार निकला था। पारो ने सोनू को आवाज देकर कहा, तू कहाँ था? मैं तुझे खुशखबरी देने के लिए ढूंढ रही थी। मेरे भाई को नौकरी मिल गई है आसनसोल के कारखाने में। सोमवार को उसे ज्वाइन करना है। बस अब 2-4 दिन बाद में यहाँ नहीं मिलूंगी। मुबारक हो दीदी, तो मिठाई नहीं खिलाओगी? मेरे पिता अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए मैं नहीं आ सका था। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बोलकर पारो ने मिठाई उसके मुंह में डाल दी। क्या ठीक होगा? टिंकू भैया की नौकरी रुकी है। वैसे आरक्षण कोटे में ऑफर तो मिलना है, पर साहब ने घूस के लिए अभी तक लेटर इशू नहीं किया है। तुम उस साहब का पता बताओ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। कोई फायदा नहीं, हम लोगों ने बहुत नाक रगड़ी उनके सामने, वह बिना रिश्वत लिए मानने वाला नहीं है। अरे तुम बताओ तो सही, हो सकता है कि कोई पहचान वाला हो और काम बन जाए। ठीक है, बताता हूँ, पर घूस की बात वह घर पर करता है। ठीक है, घर पर ही मिल लूंगी। उस दिन शाम को पारो उस साहब के घर पर मिली। एक काली मोटी सी औरत ने कहा, मैं साहब की पत्नी हूँ। कहो, क्या काम है? पारो बोली, मुझे भाई की नौकरी के सिलसिले में उनसे बात करनी है। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं उन्हें भेजती हूँ, बोलकर वो अंदर चली गई। साहब आए तो पारो को ऊपर से नीचे तक गौर से देखते रह गए। पारो ने अपने आने की वजह बताई तो वे बोले, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि दफ्तर का काम मैं घर पर नहीं करता हूँ। पारो ने सीधे मुद्दे पर आते हुए धीमी आवाज में कहा, सर, मैं ज्यादा रुपए तो नहीं दे सकती हूँ, 1000-1500 रुपए से काम हो जाता तो बड़ी मेहरबानी होगी। साहब ने धीरे से कहा, मैं तुमसे ज्यादा लूंगा भी नहीं, बस जो तुम्हारे पास है उतने से मैं काम कर दूंगा। तुम कल शाम को इस होटल में मिलना। याद रहे, अकेले में प्राइवेट मीटिंग होगी। और उन्होंने होटल और कमरा नंबर पारो को बता दिया। अगले दिन साहब ने दफ्तर जाते समय पत्नी से कहा, लंच के बाद मुझे बर्दवान जाना है, एक जरूरी मीटिंग है, आते आते रात के 12 बज जाएंगे। दूसरे दिन पारो सोनू को रोज वाली जगह पर नहीं मिली। वह तो साहब के साथ होटल के कमरे में मीटिंग में थी। रात के 12 बजे तक साहब ने पारो के साथ इस उम्र में खूब मौज मस्ती की। पारो ने पूछा, मेरा काम तो हो जाएगा ना सर? साहब बोले, मैं इतना बेईमान नहीं हूँ, तुमने मेरा काम कर दिया तो समझो तुम्हारा काम हो चुका है। ऑर्डर मैंने आज साइन कर दिया है, मेरे ही दराज में है। कल सुबह भाई को अपना आईडी प्रूफ लेकर दफ्तर भेज देना। डाक से पहुंचने में कुछ दिन लग जाएंगे। सरकारी तौर तरीके तो जानती ही हो। जी सर, मैं भाई को भेज दूंगी, साड़ी लपेटते हुए पारो बोली। अगले दिन सुबह सुबह पारो सोनू के घर पहुंची। सोनू और टिंकू घर पर ही थे, उनकी माँ अस्पताल में थी। पारो ने टिंकू से दफ्तर जाकर बहाली का ऑर्डर लेने को कहा। सोनू बोला, कितनी घूस देनी पड़ी? पारो बोली, मेरे पास ज्यादा कुछ था भी नहीं, थोड़े में ही मान गए वे। ओ दीदी, तुम कितनी अच्छा हो, बोलकर सोनू उसके पैर छूने को झुका तो पारो ने उसे रोककर गले लगाया। टिंकू ने दफ्तर से ऑर्डर लेकर उसी दिन ज्वाइन भी कर लिया। दीना को ये खुशखबरी सोनू ने दे दी थी। दीना बोला, अब मैं चैन से मर सकूंगा। टिंकू अपनी माँ और छोटे भाई की देखभाल करेगा। उसी शाम को दीना चल बसा। इत्तेफाक से पारो और उसका भाई तपन उस दिन अस्पताल में दीना से मिलने गए थे। सोनू ने दोनों बड़े भाइयों को पिता की मौत की खबर उसी समय दे दी और कहा कि दाह संस्कार कल सुबह होना है। बड़ा बेटा गोलू तो 2 घंटे की दूरी पर बर्दवान में था।
वह बोला, मैं तो नहीं आ सकूंगा, बहुत जरूरी काम है, 13वीं के दिन आने की कोशिश करूंगा। दूसरा बेटा पिंकू आसनसोल से उसी रात आ गया, पर उसकी पत्नी नहीं आई। सुबह अर्थी उठने वाली थी। पारो भी अपने भाई के साथ आई थी। टिंकू ने सोनू से कहा, हम 3 भाई तो हैं ही, जाकर पड़ोस से किसी को बुला ला कंधा देने के लिए। पारो आगे बढ़कर बोली, चौथा कंधा मेरा भाई तपन देगा। मीरा अपने पति की अंतिम विदाई के समय फूट फूट कर रो रही थी। उसे पति की कही बात याद आ गई। कितने फक्र से कहते थे कि मरने पर मेरे 4 बेटे हैं ही कंधा देने के लिए। कुछ दिनों बाद सोनू का घर सामान्य हो चला था। पारो अक्सर आती रहती थी। सोनू अपनी पढ़ाई में लग गया। एक दिन मीरा ने पारो से कहा, बेटी तुमने बड़े एहसान किए हैं हम लोगों पर, एक और एहसान कर सकोगी? माँ, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, आप बोलिए मैं क्या कर सकती हूँ? सोनू को अपना देवर बना लो, वह तुम्हारी बड़ी तारीफ करता है। हाँ, अगर टिंकू तुम्हें ठीक लगे तो। टिंकू भी उस समय घर में था। उसने खामोश रहकर स्वीकृति दे दी थी और पारो की ओर देखकर उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। पारो बोली, आप लोगों को मैं अंधेरे में नहीं रखना चाहती हूँ। मैं कुछ दिन पहले तक कालगल थी, पता नहीं टिंकू मुझे पसंद करेंगे या नहीं। कौन सी गल, वह क्या होता है? माँ ने पूछा। कुछ नहीं माँ, सर्ल्स गर्ल समझो। सोनू इसके बारे में मुझे सब बताया करता था। पारो बहुत अच्छी लड़की है, अब फैसला इसे करने दो। सोनू पारो के पास आकर बोला, मान जाओ ना दीदी। नहीं भाभी, पारो ने नजरें झुका ली। उसने सिर पर पल्लू रखकर माँ के पैर छुए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।